वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या सच में पॉसिबल है कि एक दिन जो है वो 30 घंटे का हो 24 घंटे की जगह। तो अगर आप ये सोच के आए हैं कि ये एक झूठी अफवाह है या ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अपन फिजिक्स के थ्रू समझने वाले हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं अपने सोलर सिस्टम से। अपना सोलर सिस्टम जो है वो सूर्य के अलावा हमारे कुछ ग्रह से मिलकर के बना है, जिसमें से हमारी सबसे पहला ग्रह होता है बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह। इस तरह से ग्रह होते हैं हमारे, कुछ इस तरह से जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इन ग्रहों में से जो कुछ ग्रह ऐसे हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है जो मार्स यानी मंगल ग्रह, और बृहस्पति यानी हमारा जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, इनको हम लोग धूमकेतु भी बोलते हैं। धूमकेतु बेसिकली क्या होते हैं कि जो कुछ इस तरह के ये बड़े 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 से ग्रह होते हैं, बोल सकते हैं पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे सौर मंडल में घूम रहे हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें फ्रीली घूम रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं इनके अलावा ये होते हैं जो एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो सिंपल अगर एस्टेरॉइड्स की बात करें तो ये एस्टेरॉइड केवल जो धूमकेतु होते हैं ये केवल एक पत्थर है और कुछ नहीं इसका, बड़े से पत्थर, हैवी हैवी आकार के पत्थर, ठीक है। तो इन पत्थरों को, ये पत्थर घूम रहे हैं लगातार, लेकिन ये जो प्रेजेंट हर जगह है, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं उसमें कि एस्टेरॉइड जो होते हैं वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह में इनकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। वो डेंसिटी जो सबसे ज्यादा होती है वो जगह है मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में सबसे ज्यादा के ज्यादा हमारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। इन एस्टेरॉइड्स को हम एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। जो ग्रुप बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट। बात क्लियर है। तो अब होता क्या एक्चुअल में कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये सन की जो ग्रेविटेशनल पावर होती है उसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर अट्रैक्ट हुए तो उससे क्या होगा, जब ये अट्रैक्शन बढ़ता है तो उसकी वजह से ये सन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जब ये सन की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में जो ग्रह पड़ते हैं, यानी सबसे पहले इसको मिलेगा मार्स, ठीक है ना, क्योंकि चले थे ये, देखो ये हमारा क्या है, मार्स, ठीक है। और इधर क्या है, जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स भरे हुए हैं। तो जब ये सन की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, इनको मार्स मिलने वाला है, फिर अर्थ मिलेगी, फिर इसके बाद इनको अलग से जो हमारे शुक्र और बुध हैं वो भी मिलने वाले हैं, ठीक है। तो होता क्या है, ये मार्स पे, बुध पे, शुक्र पे, पृथ्वी, सब पे गिरने की संभावना होती है। तो एक्चुअल में ये सारे ग्रहों पे गिर सकता है, ठीक है। बट हमें और किसी ग्रह से तो लेना देना नहीं, हमें लेना देना है अपनी पृथ्वी से, ठीक। अब जब ये पृथ्वी पर आके गिरते हैं, अब देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जनरली जब ये पृथ्वी के जो एटमॉस्फेयर है उसमें प्रवेश करता है, जब एंटर करता है, तो हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से इसमें फ्रिक्शन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ये तो है नहीं कि भाई साहब 10-20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा, धीरे 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 कछुआ की चाल चल रहा, ऐसा तो होता नहीं। ये बहुत तेज स्पीड में चलता है, ये बहुत तेज स्पीड में चलता है, तो फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लगने लगती है, जलने लगता है। जब इसमें आग लग जाती है, जलने लगता है, तो इसका जो ये धीरे 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 खत्म होने लगता है। तो कई बार तो इस तरह से होता है कि पृथ्वी तक आते आते वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। इस वजह से कुछ एस्टेरॉइड्स तो आ ही नहीं पाते हैं, बट फिर भी कुछ एस्टेरॉइड्स ऐसे होते हैं कि जो पृथ्वी पर आकर के तबाही मचा देते हैं। बड़े 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 बड़े, आपको देखा होगा, आप लोगों ने डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते, बड़े बड़े से गड्ढे दिखाते हैं उसमें कि यहाँ पे एक धूमकेतु गिरा था, एक एस्टेरॉइड गिरा हुआ था, ठीक है ना। बेसिकली यहां पर हम एस्टेरॉइड, आपने एक वर्ड सुना होगा उल्का, याद है ना, मैटर, है ना, मैटर और मेटेराइड्स, ये आपने सुना होगा। तो एस्टेरॉइड और मैटर और मेटेराइड में क्या अंतर होता है, बेसिकली जब हमारा मंगल और यानी कि हमारा मार्स और जुपिटर के बीच में जो पत्थर पड़े हुए हैं, जब ये इस स्टेट में है तो इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगे, यानी जो ग्रहों की तरफ बढ़ रहे हैं, तब इनका जो नाम होता है दैट इज कॉल्ड मैटर, METEOR, मैटर, ठीक है। बट जब ये पृथ्वी पर आके गिर जाते हैं तब इन ग्रहों को मेटेरॉइड बोलते हैं। बात क्लियर है ना। तो ये होता है इन तीनों में अंतर। अब देखो, उसको बोलते हैं ना मैटर यानी कि हमारा उल्का, और मेटेरॉइड मतलब उल्का पिंड, आपने हिंदी में सुना होगा उल्का पिंड, ये वही होता है। अब होगा क्या कि जब ये पृथ्वी पर आकर गिरते हैं तो पृथ्वी के वजन में एक्चुअल में बढ़ोतरी होती है। इसको भी समझेंगे किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिजिक्स के बेसिक पे हम चलते हैं कि इससे हम किस तरह से अपनी चीजों को समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं। तो अगर आप वो ध्यान से सोचें तो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट मूव क्यों करता है,
या अगर वो मूव कर रहा है तो उसको अगर हमें धक्का देना है, सपोज दैट मेरे पास ये मेरा फोन रखा हुआ है, तो इस फोन को अगर मुझे धक्का देना है तो इस फोन को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा। अब सोचो ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ट्रक रखा हुआ है, धक्का लगा रहा नहीं चल रहा है। बस समझ आ रही? तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा चलाना उतना ही मुश्किल होगा। धक्का लगा, ये ट्रांसलेशन मोशन की बात हो रही है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो अनमूवेबल क्यों होता है? क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है। अब दो चीजें हम समझ सकते हैं। फर्स्ट चीज ये हमारी होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, यानी एक रेखीय गति में मूव कर रहा है, यानी एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, यानी मान लो एक ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, ठीक है? तो अगर एक सीधी डायरेक्शन में चल रहा है तो उसका मास जो होता है वो मेन रोल अदा करता है। वही दूसरी तरफ अगर कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसमें एक नई क्वांटिटी जो होती है वो इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आप इसको समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ध्यान से देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है? जहां पे एम क्या होता है, उस पर्टिकुलर बॉडी का मास जिसको हमें घुमाना है, और आर क्या होता है, उस बॉडी की रेडियस होती है जिस बॉडी को हम घुमा रहे हैं। सपोज दैट हमारे पास एक व्हील है, तो व्हील का जो मास होगा दैट इज एम, और उस व्हील की जो रेडियस होगी दैट इज कॉल्ड आर, ठीक है? अब एक तरह सिंपल एग्जांपल समझो, मोटे मोटे आइडिया से, कि अगर कोई बॉडी का मास ज्यादा है, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसको चलाना मुश्किल होगा। उसी तरह से अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उस बॉडी को घुमाना मुश्किल होगा। बात समझ आ रही है? तो चलाना है तो मास, और घुमाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ आ गई? तो दो चीजें हमने देख ली, ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में अगर हमें धक्का देना है तो मास रोल प्ले कर रहा है, और अगर घुमाना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट चीज हमारी मास और दूसरी चीज रेडियस, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक भाई, यानी अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, यानी अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से उस बॉडी को घुमाना मुश्किल होगा। बात समझ आई? और अगर रेडियस ज्यादा होगी तब भी उस बॉडी को घुमाना मुश्किल होगा। ये बात अपने को समझ आती। ठीक भाई, अगली चीज क्या है कि अगर मान लो हमारे पास अर्थ थी, ठीक है, हमारे अर्थ है, मान लो अर्थ का मास हमने मान लिया कैपिटल एम। ठीक भाई, दूसरा हमने क्या किया, हमारे पास एक ये एस्टेरॉइड है, या मान लो एस्टेरॉइड, क्या एस्टेरॉइड तो उसकी ऑर्बिट में था, बट जब ये बाहर आ चुका है तो हमारे पास क्या बन गया, ये मैटर। ठीक है ना, आके जब गिरेगा तो मैटरॉइड। ठीक है, तो मान लो इसका मास हमने क्या मान लिया, स्मॉल एम। अब ये स्मॉल एम वाला जब कैपिटल एम के पास आके गिरेगा तो क्या होगा, एक्चुअल में इसका जो टोटल मास है दैट विल बी एम प्लस एम, दैट विल बी एम प्लस एम। ठीक भाई, इसका मतलब है जो टोटल मास है वो बढ़ करके m प्लस एम हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m प्लस एम इंटू आर स्क्वायर, यानी मास में हो गई है बढ़ोतरी। पहले मास था कैपिटल M, पृथ्वी का मास, अब उसमें उस मेटेरॉइड का मास ऐड हो गया है। अगर मेटेरॉइड का मास ऐड हो गया है इसका मतलब क्या है, उसका मास उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ जाएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा तो बॉडी को घुमाना मुश्किल। बात समझ आ रही है? और अगर किसी बॉडी को घुमाना मुश्किल है, आप खुद सोचो, मान लो कि हमारे पास बॉल रखी हुई है, हल्की सी बॉल हो तो इजीली घुमा देंगे, और अगर भारी बॉल धीरे धीरे घुमा रहे हैं। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पृथ्वी का मास बढ़ता जाएगा, इस पृथ्वी को हमारी घुमाना मुश्किल होता चला जाएगा। तो यहां तक बात क्लियर है। अब अगर इस बॉडी को या इस पृथ्वी को हमें घुमाना मुश्किल हो गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, मान लो एक बॉल थी, उस बॉल को घुमाना इजी था तो हम बहुत जल्दी उसको घुमा देंगे, लेकिन वही दूसरी तरफ एक बॉल रखी हुई है जो बहुत भारी है, बिल्कुल हिल नहीं रही हमसे, और घुमाना शुरू किया, भाई साहब धीरे 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 घुमा रहा है उसको, तो क्या उसमें समय ज्यादा लगेगा, बिल्कुल ज्यादा लगेगा। इसका मतलब क्या है, अगर पृथ्वी का वजन कम है तो उसको घुमाने में कम समय लगेगा, और अगर पृथ्वी का वजन ज्यादा है तो घुमाने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक भाई, अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो अभी पृथ्वी को घुमाने में कितना समय, हम थोड़ी घुमा रहे हैं, पृथ्वी को घूमने में कितना समय लग रहा है, तो घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे। क्या इस पर बहुत सारे उल्कापिंड बहुत वर्षों से गिरे नहीं होंगे, बिल्कुल गिरे होंगे। तो क्या इसका जो टाइम पीरियड है, जो 24 घंटे पहले कुछ कम रहा होगा, बिल्कुल कम रहा है। अगर आप पृथ्वी के अतीत में जाएंगे, इस जो हमारा अर्थ है इसके अतीत में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि जो अर्थ का जो हमारा टाइम पीरियड है
वो 900 मिलियन साल पहले 900 मिलियन साल पहले 18 घंटे हुआ करता था। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से उल्का बढ़ते 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 मास की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया है, इसका मतलब क्या है? पृथ्वी को घुमाना धीरे 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 मुश्किल होता जा रहा है। इसी तरह से जब पृथ्वी का मास बढ़ता रहेगा तो हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, धरती माता है, इनको घुमाना जो होगा धीरे धीरे मुश्किल, फिर घूमना जो होगा वो मुश्किल होता रहेगा। और जैसे जैसे घूमना मुश्किल होता रहेगा वैसे वैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये 24 घंटे से धीरे धीरे बढ़ेगा और बढ़ करके कुछ 900 मिलियन साल बाद, अब अपन तो होंगे नहीं तब, ठीक है, ये देखने के लिए नहीं यार ये वीडियो में जो बोला था 30 साल वाली बात, लेकिन ये बात सत्य है, प्रमाणित है, ठीक है, ये कोई मैं फन फैक्ट में नहीं बोल रहा हूं, ये बात रिसर्च करी हुई है, एकदम पढ़ी हुई है। और एक तरह से इस पे मैं ये नहीं कि एक जगह सिर्फ ये नोट किया आके आपको बता दिया, कुछ सोचा नहीं, नहीं ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। ये एकदम प्रमाणित, एकदम वैज्ञानिकों द्वारा सोची गई, एकदम समझी गई बात है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। जितनी पिछले की डिटेल एनालिसिस है उसके हिसाब से आगे की प्रेडिक्शन की जा रही है और जो कि सत्य भी है, ठीक है। तो आने वाले 900 मिलियन सालों बाद ये पृथ्वी 30 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी। बात समझ आई? इसका मतलब क्या है कि अगर हम 900 मिलियन साल बाद जाके देखें तो हमारे लिए काम इजी हो जाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, 24 घंटे में यार पूरा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तब क्या होगा भाई साहब, 30 घंटे होंगे अपने पास। 30 घंटे में तो कुछ भी करो, 24 घंटा अपना काम धंधा करो, 6 घंटे मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम चीजों को आगे के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अभी से वैज्ञानिक हमारे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले सालों में, अभी तो कोई 2-4 साल की बात नहीं, 900 मिलियन सालों बाद ये जो पृथ्वी है ये 30 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करेगी, यानी दिन 30 घंटे का होगा। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक अगर शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में या अपने जो भी रिश्तेदारों हैं तो उनको फटाक से शेयर कर दो, सबको बता दो कि दिन 30 घंटे का होने वाला। भाई साहब उठो, सवेरे रगड़ना हो, है ना, सुना होगा बचपन में। तो अब आराम से उठो, कोई जल्दी नहीं है, 30 घंटे का दिन होने वाला है, तो मौज मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। तो चलो अब मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, जब अपनी कोर्स की बातें करनी है, इस तरह की भी कुछ बातें करनी है। अपनी जो सीरीज है वो अधूरी छुट्टी पड़ी है, उसको भी कंप्लीट करना है, तो धीरे धीरे मिलते रहेंगे। सेहत का यार थोड़ा सा लोचा हो जाता है ना कभी कभी, तो उस चक्कर में आपसे मुलाकात हो नहीं पाती, 2 दिन से इस चक्कर में कोई वीडियो पढ़ नहीं पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी यार। तो चलो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना जो प्रेम है, अपना जो प्यार है इसी तरह से बनाए रखें, बड़ी महान दया होगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ना चलो कर, मन हो तो कर लो, ना मन हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।